नमस्कार दोस्तों, मैं लाइब्रेरी स्टडी विद गौर हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप लोगों को यूपी ट्रिपल एससी की तरफ से कल एग्ज़ाम पोस्टपोन की नोटिस प्राप्त हो गई होगी। अब आप लोगों का एग्ज़ाम अक्टूबर माह में होगा। तो दोस्तों, तब तक आप लोगों के लिए तैयारी का पर्याप्त समय मिल गया। आप लोग अच्छी से अपना रिवीजन करते रहें। ये हम लोग जीएस की सीरीज़ चला रहे हैं। जीएस की सीरीज़ में हिस्ट्री का पहला लेक्चर है सिंधु सभ्यता। सिंधु सभ्यता के बारे में विस्तार से जानने से पहले हम लोग इतिहास के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। इतिहास को 3 कालों में विभक्त किया गया है। पहला है प्राग ऐतिहासिक काल। प्राग ऐतिहासिक काल के बारे में कोई लिखित साक्ष्य प्राप्त नहीं है। और दूसरा है आद्य ऐतिहासिक काल। आद्य ऐतिहासिक काल के बारे में लिखित विवरण प्राप्त है, लेकिन इसे पढ़ा नहीं जा सकता है। और तीसरा है ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल के बारे में विवरण लिखित प्राप्त है और इसी से हमें अपने इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। दोस्तों, आप लोग इसे कॉपी पे अच्छे से नोट करते रहें, जिससे आप बार बार रिवाइज करते रहें। क्वेश्चन दोस्तों इन्हीं से बनते हैं। मैंने बहुत ही सिलेक्टेड और कम शब्दों में आपका सिलेबस कंप्लीट कराया है। चलिए, सिंधु सभ्यता के बारे में हम लोग जानते हैं। सिंधु सभ्यता की जो सर्वमान्य तिथि है वो कार्बन डेटिंग पद्धति के द्वारा 2350 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व मानी गई है। ये कार्बन डेटिंग पद्धति क्या होती है? कार्बन डेटिंग पद्धति को C14 पद्धति भी कहते हैं। इसका प्रयोग हम लोग जीवाश्म की आयु पता करने में करते हैं। तो इसी के तहत सिंधु घाटी सभ्यता की सर्वमान्य तिथि का भी विवरण दिया गया, जो 2350 1750 है। और सिंधु घाटी सभ्यता की जो खोज थी वो दयाराम साहनी ने सन 1921 ईस्वी में की थी। सिंधु सभ्यता का विस्तार सिंधु नदी के आसपास होने के कारण इसका नाम सिंधु सभ्यता पड़ा। और सिंधु सभ्यता का जो सबसे बड़ा नगर हड़प्पा था। हड़प्पा नगर के इनाम पर इसे हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। इसे कांस्युगीन सभ्यता भी कहा जाता है। इस सभ्यता के जो मुख्य निवासी थे द्रविड़ एवं भूमध्य सागरी थे। इस सभ्यता का विस्तार क्षेत्र त्रिभुजाकार था। सिंधु सभ्यता नगरीय सभ्यता थी। भारत में इसे प्रथम नगरीय क्रांति भी कहा जाता है। भारत में प्रथम नगरीय क्रांति सिंधु सभ्यता थी। और इसके बाद जो नगरीय क्रांति हुई है वो बौद्ध धर्म जैन धर्म के समय में हुई है। आप लोग इसे अच्छे से नोट कर लीजिए। पहली क्रांति जो थी ये सिंधु सभ्यता ही थी। और सैंधो सभ्यता से प्राप्त 6 स्थल को ही बड़े नगरों की संज्ञा दी गई है, जैसे कि मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, गढ़वारीवाला, धौलावीरा, राखीगढ़ी और कालीबंगन। इसमें सबसे ज़्यादा एक क्वेश्चन बनता है सिंधु सभ्यता के सबसे उत्तरी, सबसे दक्षिणी, पूर्वी और पश्चिमी इनके जो स्थल हैं कौन कौन से हैं। इसके जो सबसे उत्तरी स्थल है मांदा, ये जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी के किनारे। इसका सबसे पूर्वी स्थल अपने यूपी में हिंडन नदी के किनारे आलमगीरपुर में है। यह आलमगीरपुर आपका मेरठ ज़िले में पड़ता है। और सबसे पश्चिमी स्थल है दास नदी के किनारे सुतकांगे डोर, ये पड़ता है आपका बलूचिस्तान में। और सबसे दक्षिणी स्थल है दाइमाबाद। दाइमाबाद ये महाराष्ट्र में है, ये प्रवरा नदी के किनारे है। सिंधु घाटी की जो स्थल है वहाँ से जब खुदाई के दौरान कुछ वस्तुएं विशेषताएं भी प्राप्त हुई, इनके बारे में चर्चा करना है। ये बार बार क्वेश्चन इनसे बनता है। जैसे बंदरगाह यहाँ पर लोथर और सुरकोतदा से प्राप्त हुआ है। मोहनजोदड़ो से अन्नागार, स्नानागार, पशुपतिनाथ, नर्तकी कांसे की मूर्ति। और हड़प्पा में शवों को दफनाया जाता था। इसको आप नोट कर लीजिएगा। हड़प्पा में जो था वो शवों को दफनाया जाता था। और ये मोहनजोदड़ो में शवों को जलाया जाता था। इसके बाद आपका है लोथल से अग्निकुंड, बंदरगाह, मनके बनाने के कारखाने और ये चावल के दाने प्राप्त हुए हैं। चावल के दाने लोथल से प्राप्त हुए हैं। और धान की भूसी रंगपुर से आप लोग नोट कर लीजिए। और इसके अलावा जो चावल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं कोला डीवा और लौरा देव। कोला डीवा जो है पुरानी खोजों के अनुसार और नई खोजों के अनुसार उसमें लौरा देव हम लोग ऑप्शन टिक करते हैं अगर क्वेश्चन आता है। कालीबंगा से जुते हुए खेत एवं नक्काशीदार ईंटों का प्रयोग और अग्निकुंड प्राप्त हुए हैं। इसमें सिंधु सभ्यता की लिपि जो थी भाव चित्रात्मक थी। यह लिपि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी। इसमें ऐसा था कि ये दाईं से बाईं लिखी जाती थी और एक बार वाक्य पूरा होने पर फिर ये बाईं से दाईं लिखी जाती थी। और ये जो लिपि थी ये भाव चित्रात्मक थी। इसे अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। दूसरा, इसमें नगरों तथा घरों का विन्यास ग्रिड पद्धति अपनाई गई थी। मुख्य फसल इनकी गेहूँ और जौ थे। मिठास के लिए सिंधुवासी जो थे शहद का प्रयोग किया करते थे। सुरकोतदा, कालीबंगन, लोथल से सैंधवकालीन घोड़े के अस्थि पंजर मिले हैं। तौल की इकाई 16 के अनुपात में थी। सिंधु सभ्यता के लोग जो माप और तौल का प्रयोग करते थे उनकी इकाई 16 के अनुपात में थी। मेलुआ शब्द आपको एक मेसोपोटामिया सभ्यता है। मेसोपोटामिया सभ्यता में जो मेलुआ शब्द का प्रयोग किया गया उसका अभिप्राय सिंधु सभ्यता से ही है।
पिग्गट महोदय ने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को जुड़वा बहनें कहा है। धरती को उर्वरा की देवी मानकर पूजा करते थे सिंधु सभ्यता के लोग। सूती एवं ऊनी वस्त्र का प्रयोग करते थे। पर्दा प्रथा एवं वैश्यावृत्ति प्रचलित थी। आग में पकी हुई ईंट को टेराकोटा कहा जाता था। सैंधव सभ्यता के विनाश का मुख्यतः कारण बाढ़ माना जाता था। बहुत से इतिहासकारों ने इसके कई कारण बताए हैं, मगर इसका जो सर्वमान्य कारण है वो बाढ़ ही माना गया है। दोस्तों इसको आप लोग जरूर नोट कर लीजिए। प्रमुख स्थल नदी उत्खननकर्ता के बारे में मैंने इसमें चार्ट बनाया हुआ है, इससे क्वेश्चन हर एग्ज़ाम में बनता है। जैसे हड़प्पा रावी नदी के किनारे इसके उत्खननकर्ता दयाराम साहनी है और इसकी खुदाई वर्ष 1991 में हुई थी, जो पाकिस्तान के मोंटगोमरी में है। इसी प्रकार मोहनजोदड़ो ये भी पाकिस्तान में है, ये सिंधु नदी के किनारे है। इसके उत्खननकर्ता थे राखल दास बनर्जी 1922 ईस्वी। तीसरा है चन्नूदड़ो, ये सिंधु में है, सिंधु नदी के किनारे। गोपाल मजूमदार 1931 सिंध प्रांत में है। तीसरा है कालीबंगन हमारा राजस्थान में पड़ता है, घग्गर नदी के किनारे। बीपी पॉल इसके उत्खननकर्ता थे और इसके उत्खनन वर्ष है 1953। लोथल जो है भोगवा नदी के किनारे है। लोथल जो हमारा गुजरात में पड़ता है, इसके उत्खननकर्ता रंगनाथ राव थे और इसका उत्खनन 1955 में हुआ था। ये है आलमगीरपुर यूपी के एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बार बार ये क्वेश्चन आता है कि आलमगीरपुर किस नदी के किनारे, हिंडन नदी की। इसके उत्खननकर्ता यज्ञदत्त शर्मा और इसका उत्खनन 1958 में हुआ था। तीसरा उसके बाद है बनवाली रंगोई नदी के किनारे, इसका उत्खननकर्ता रविंद्र सिंह बिष्ट 1974 में इसका उत्खनन हुआ था। ये हरियाणा के हिसार जिले में है। और ये लास्ट है धौलावीरा रंगोई नदी के किनारे, इसके भी उत्खननकर्ता रविंद्र सिंह बिष्ट हैं। इसका उत्खनन 1990-91 में हुआ। ये कच्छ के गुजरात में है। तो दोस्तों ये सिंधु सभ्यता का टॉपिक आपका पूरा कंप्लीट हो गया है। इसके बाद आपकी वैदिक सभ्यता होगी। वैदिक सभ्यता के बाद आपका मौर्य वंश के बाद ब्राह्मण काल। इसी तरह आपका शॉर्ट लेक्चर में पूरा वीडियो कंप्लीट कर दिया जाएगा, पूरा कोर्स, और कम से कम शब्दों में। आप लोग इसे अच्छे से नोट करते रहें, क्वेश्चन इससे बाहर नहीं बनेंगे, क्योंकि ये आपके नोट्स बनाते टाइम पूरा ध्यान रखें कि हर एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आए उन्हें बार बार इसमें रिपीट किया गया है। दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।